तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। साथ में आप अपने डिक्टेशन का अनुवाद जरूर कर रहे होंगे, है ना। और अपनी गलतियों पर विशेष ध्यान देते हुए उसमें सुधार जरूर कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास, आज का डिक्टेशन शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से अपना पहला डिक्टेशन। चलिए, रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, पिछले वर्ष इस सदन में यह सुझाव रखा गया था कि हमारे किसान जो फसल पैदा करते हैं उसका बीमा करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस सुझाव पर विचार करने के लिए कुछ सदस्यों ने एक योजना भी बनाई थी, परंतु फसल बीमा योजना पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। इस योजना को अभी तक लागू नहीं किया गया है। योजना आयोग ने यह आश्वासन दिया था कि वह इसके लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करेगा। हो सकता है कि इस संबंध में राज्य सरकारों में एकमत न रहा हो। उनकी यह धारणा हो सकती है कि इस योजना के लागू होने से किसानों पर बोझ पड़ेगा। यद्यपि अभी भी राज्य सरकारों के इस दृष्टिकोण में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, फिर भी इतना अवश्य है कि अब वे फसल बीमा की योजना को लागू करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए वे चाहते हैं कि इस योजना पर आने वाला खर्च केंद्र सरकार वहन करे। पिछले वर्ष कृषि मंत्री जी ने घोषणा की थी कि सरकार संसद में एक बिल पेश करने वाली है। अब यह कहा गया है कि सरकार शीघ्र ही इस संबंध में आवश्यक निर्णय लेगी। मेरा तो यही सुझाव है कि योजना जल्द से जल्द लागू की जाए। जहां तक वित्त का प्रश्न है, यह ऐसी समस्या नहीं है कि इसे सुलझाया ना जा सके। आपस में विचार विमर्श करने पर कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाला जा सकता है। पैरा महोदय, इसमें दो राय नहीं है कि हमारे देश के किसान गरीब हैं। ऐसी स्थिति में जबकि वे लगान तक नहीं दे सकते, तो वे फसल बीमा की किस्त किस प्रकार दे सकते हैं। परंतु फसल बीमा के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। जब किसी कारण किसान की फसल नष्ट हो जाती है तो उसके पास अपने खाने तक के लिए कुछ नहीं रहता। यदि उसकी फसल के बीमे की व्यवस्था हो तो वह इस परेशानी से बच सकता है और अपनी खेतों में अधिक से अधिक
धन लगा सकता है। फसल बीमा योजना किसान के लिए एक वरदान है, इसलिए फसल बीमे की व्यवस्था तो नितांत आवश्यक है। बीमा योजना से किसान अपनी फसल के प्रति आश्वस्त हो सकेगा और अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न करेगा। परंतु मुख्य प्रश्न तो यह है कि उसका खर्च कौन वहन करे। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन, 80 शब्द प्रति मिनट गति। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने इस सदन में जो विधेयक पेश किया है, मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र बना। उस समय सभी देशवासियों ने यही सोचा था कि देश का शासन जनता के हाथ में होगा और इसके साथ ही देश में समाजवाद की स्थापना भी होगी। जनता को आशा थी कि देश में अब किसानों और मजदूरों का राज होगा। इसी उम्मीद के साथ हमारे देश में प्रजातंत्र की स्थापना हुई और जनता का शासन स्थापित हुआ। पैरा महोदय, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि स्वतंत्रता के 47 वर्षों बाद भी हमारे देश में आम जनता को मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। देश में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देश के नवयुवकों में इससे बड़ा असंतोष है। आज भी हमारे देश में ऐसे कई स्थान हैं जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। आज भी देश में कई लाख लोग बेरोजगार हैं। आज भी लाखों की संख्या में ऐसे किसान हैं जो गांवों में बसे हुए हैं और जिन्हें अपनी मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिलता। देश में हजारों ऐसे लोग हैं जो अपने पारंपरिक धंधों पर निर्भर हैं, लेकिन आज वे भी बेकारी के कारण परेशान हैं। हमारे देश में योजनाएं तो बहुत बन रही हैं, लेकिन इन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। पैरा, अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री जी ने जिन परिस्थितियों में अपना काम संभाला वे बहुत ही कठिन परिस्थितियां थी। पिछली सरकार ने रेल की व्यवस्था को बहुत खराब कर दिया था। इसके बावजूद रेल मंत्री जी ने रेलवे में सुधार लाने के लिए जो प्रयास किए हैं, मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ। देश उस समय बड़ी कठिनाइयों में से गुजर रहा था। ऐसे समय में रेलवे ने लोगों तक आवश्यक चीज़ों को समय पर पहुंचाया।
मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि देश के ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पीने के पानी का बहुत अभाव था, वहाँ पर भी रेल द्वारा पीने के पानी को पहुँचाया गया। संकट के समय में भी रेलवे ने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व को निभाया है। जब जब भी हमारे देश पर शत्रुओं के आक्रमण हुए, उस समय हमारी सेनाओं के साथ साथ रेलवे ने भी अपनी दक्षता का परिचय दिया। रेलवे आज हमारी एकता का प्रतीक बन गया है। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा 80 शब्द प्रति मिनट गति का दूसरा डिक्टेशन, है ना। तो चलिए अब हम अपने आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उनके संकेत के बारे में जानते हैं। चलिए देखिए, माननीय, माननीय रेल मंत्री जी इस बात के लिए धन्यवाद। आम जनता तत्काल रेलवे विभाग गंभीरतापूर्वक अंकुश निश्चित रूप से व्यवस्था। आभारी हूं कि, देखिए, अनुरोध करना चाहता हूं कि, ठीक है, अनुरोध करना चाहता हूं कि विस्तार कार्यभार बावजूद समक्ष नवशाखावृत्तियों निवासियों पहुंचाकर, पहुंचा, पहुंचे, पहुंची कर सब चिन्ह हो गया। अब इसमें का मेरा आंकड़े से काट दो इसे, तो बन जाएगा पहुंचाकर। ठीक है, प्रभावित बजट, संक्षिप्त बजट, भ्रष्टाचार, मेरा का आंकड़ा के साथ बनाएंगे भ्रष्टाचार। जम्मू कश्मीर, जम्मू का से काटिए इसे, जम्मू कश्मीर। देखिए राज्य, तो र का वृत्त और यह शक्तियां, है ना। शिकायत का सब चिन्ह ऊपर बनता है, शक्ति का सब चिन्ह नीचे बनता है लाइन पर, और उस पर बहुवचन के लिए बिंदी लगाइए। स्थापना, ना का आंकड़ा, आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति। संदेह, सा का वृत्त ना, हा का बड़ा वृत्त लगाना, संदेह। इस बात का के की, इस बात का के की, तीनों के लिए इस्तेमाल करेंगे जैसा आपके सेंटेंस आएगा। अखंडता, अलावा, ठीक है, केंद्र सरकार सहमत, है ना। सह का बड़ा वृत्त लगाएंगे, माता। कोशिश करें, ठीक है, तो का शा का वृत्त, कोशिश करें, मात्रा दे दो। अनपढ़, अनपढ़, अनुचित, मान्यवर, ठीक है, आकर्षित। इस संबंध में मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी। उसके बाद इसीलिए और ये समुचित। ठीक है, तो चलिए ये रहे हमारे आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और इसके संकेत, जिसे मैंने आपको बताया। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, अपनी डिक्टेशन की रोज प्रैक्टिस कीजिए और अनुवाद जरूर कीजिए, है ना, क्योंकि अनुवाद से ही आपको पता चलेगा कि आप स्टेनो ठीक से लिख पा रहे हैं कि नहीं और पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, है ना। तो अनुवाद करना बहुत आवश्यक है। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए डिक्टेशन के साथ। ठीक है।